कई लोग बोलते थे कि स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म, बट इंडिफरेंस तो डिफरेंट। राजा वही है जो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता जी। तो स्टेट ने छोड़ दिया था रेवेन्यू कलेक्ट करना। औरंगाबाद में एक बड़ा नरसंहार हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि कोई रास्ता है जंगल राज को खत्म करने का। जी। खौफ का दूसरा नाम दीवान के क्षेत्र में अब तो रहे नहीं, शहाबुद्दीन। बच्चू सिंह मीणा एसपी थे उस दौर में। मार्च 2001 में प्रतापपुर स्थित उनके घर पे गिरफ्तार करने पे कई घंटों तक गोलीबारी हुई। ये कल्पना के परे है। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है बिहार संवाद में। आज हमारे साथ हैं जिनको अगर मैं कहूं कि जो व्यक्ति अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एन इंस्टीट्यूशन अनटू हिमसेल्फ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिहार के लिए समर्पित किया और बाई पैशन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी थ्योरेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और फिजिक्स से दुनिया छोड़ करके वो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने आते हैं। 1977 में वो इंडियन पुलिस सर्विसेज के यंग और डायनेमिक अफसर बनते हैं और पूरे सर्विस उनके तमाम ऐसे अनुभव, तमाम ऐसे एक्सपीरियंसेस और तमाम ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट्स रहे जिन्होंने न सिर्फ बिहार को परिभाषित किया बल्कि भारत को भी एक दिशा देने का काम किया है। आज हमारे साथ हैं बिहार के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, कहूं तो गलत नहीं होगा, आईपीएस ऑफिसर तो हैं ही, अभयानंद सर, क्योंकि मैं भी शिक्षा जगत से आता हूं और प्रोफेसर के हृदय में बच्चों के लिए क्या संवेदनशीलता होती है मैं समझ सकता हूं। आज बिहार संवाद की इस कड़ी में हमारे साथ अभयानंद सर हैं। सर, आपका हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी प्रतिष्ठित हुआ हूं कि आपके चैनल में आऊं और आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। नहीं, निश्चित रूप से सर, एक अनौपचारिक संवाद आपकी जीवन यात्रा पे, बिहार की यात्रा पे। और मैं देख रहा हूं आपका प्रोफाइल, शायद ही ऐसा कोई प्रमुख जिला है जहां आप एज एन एसपी नहीं रहे हैं। औरंगाबाद हो, धनबाद हो, जब बिहार एकीकृत था, उसके बाद सीनियर पोजीशन पे प्रशासन हो, प्रोविजन हो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो, बीएमपी हो, ट्रेनिंग हो, और अंत में 2011 से 2014 तक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी आप रहे। सर, पहले तो थोड़ा व्यक्तिगत यात्रा, आपकी शुरुआत चूंकि बिहार में सिविल सर्विसेज को लेकर के एक नैसर्गिक जिज्ञासा रहती है, एक श्रद्धा रहती है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र थे। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पटना विश्वविद्यालय कैसे आना हुआ आपका? स्कूल पटना से मैंने किया था, सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना, और ग्रेजुएशन करने के लिए उस समय 3 साल का कोर्स होता था। मैं दिल्ली पहुंचा, मेरा एडमिशन हुआ रामजस कॉलेज में। रामजस कॉलेज में एक साधारण सी बात हुई और मैंने निर्णय किया कि मैं अब यहाँ नहीं पढ़ूँगा। मैंने अप्लाई किया और मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिल गया और मैं पटना यूनिवर्सिटी में आके नाम लिखा लिया। वहाँ 2 साल की पढ़ाई होती थी ऑनर्स की, और 2 साल में मैंने ग्रेजुएट कर लिया। अगर इशू आप जानना चाहिएगा कि क्या हुआ था, तो मैं फर्स्ट ईयर, वहाँ 3 साल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता था दिल्ली में, तो मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया एंड आई गॉट रियली हाई मार्क्स, स्टैंडिंग फर्स्ट इन द कॉलेज एंड थिंग्स लाइक दैट। मैंने कोशिश की कि मैं रामजस कॉलेज से चला जाऊं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। एक ग्रुप था फिज़िक्स का। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो हेड थे, उन्होंने हमको कहा कि मैं लेने को तैयार हूँ विथ योर मार्क्स, बट यू हैव टू गेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज। अब ये शायद नियम में होगा। मैं गया कॉलेज में ये सोचते हुए कि आसान है, मिल जाएगा, लेकिन मेरे कॉलेज के शिक्षकों ने अड़ंगा लगा दिया, कहा कि नहीं, तुम क्यों जाओगे वहाँ, यू हैव डन वेल, स्टे विथ अस। तो समहाउ मेरा नेचर है कि
अगर मुझे कोई चीज़ लॉजिकल नहीं लगता है तो मैं जनरली कहता हूँ टू हेल, आप जाइए, हमको नहीं पढ़ना है। तो आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, हमको नो ऑब्जेक्शन टू लीव द यूनिवर्सिटी। एंड दैट इज़ हाउ आई लेव द यूनिवर्सिटी। शायद ये सोच के आ गया था पटना के हिस्ट्री पढ़ लूँगा बट फिज़िक्स नहीं पढ़ूँगा। इट सो हैपन कि फिज़िक्स में एडमिशन हो लिया और फिर जो हुई वो तो अब इतिहास। नहीं सर, निश्चित रूप से। और पटना विश्वविद्यालय देश के पुराने विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय है। अभी कुछ ही वर्षों पहले 100 वर्ष भी हुए थे हमारे विश्वविद्यालय को, और अभी 25 जून निकला है। 25 जून 2025 मतलब आपातकाल के 50 साल भी निकले हैं। आपका बड़ा ही फॉर्मेटिव ईयर्स, जो मैं कहूँ कि जो स्मरण आपको होंगे, व्हीलर सेनेट हॉल, जो कि अब जयप्रकाश हॉल हो गया है, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। उसको कहा गया था कि सीट ऑफ इमरजेंसी है, एपी सेंटर ऑफ इमरजेंसी मूवमेंट है। आपातकाल के 50 साल पे सर कुछ आपके संस्मरण ऐसे जो आप चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। एक जेपी का जो एड्रेस था गांधी मैदान में, उस समय मैं बीएससी में पढ़ता था पटना यूनिवर्सिटी में, और मैंने उस एड्रेस को जाके सुना था। अच्छा। एज ए स्टूडेंट, और वो बैठ करके मंच से दे रहे थे गांधी मैदान में अपना भाषण। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहता था, फिर भी उस समय वो इतना समीचीन था विषय कि एज ए स्टूडेंट ऑफ फिज़िक्स नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एट ऑल, फिर भी मैंने जाके सुना था, और जो भी समझ पाया उस समय वो मैंने समझा था। नहीं, निश्चित रूप से सर। और आप 77 में जब इमरजेंसी चल ही रहा था, उसी समय आप सर्विस में भी आते हैं। आज का जो बिहार है, हमारी पीढ़ी जो है, हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आज के बिहार और उस दौर के बिहार, अगर हम एक समकक्ष समकालीन मूल्यांकन करने का प्रयास करें, सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, और आपने एज समवन हु हैज क्लोजली ऑब्जर्व्ड इट, तब का समाज, आज का समाज, तब की राजनीतिक व्यवस्था और आज की राजनीतिक व्यवस्था आप कैसे देखते हैं? अगर कोई एक शब्द है जो डिस्टिंग्विश करता है जी तब और अब को, वो है मानवीय संवेदना। जी। ये शब्द शायद पूरी भावनाओं को अपने अंदर में समेकित कर लेता है। संवेदना उस समय इतनी गहराई में थी, वो जिस वर्ग का हो, राजनीतिज्ञ हो, अफसर हो, मजदूर हो, स्टूडेंट हो, हर ग्रुप में एक संवेदना होती थी, और वही उसको डिस्टिंग्विश करता था अब और तब। ह्यूमन सेंसिबिलिटीज अगर हम ह्यूमन सेंसिबिलिटीज, जी जी, निश्चित रूप से वो अलग दौर था। लेकिन अगर हम शुद्ध रूप से आपके करियर की बात करें, आपके पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर के करियर की बात करें, तो हम लोग के सामने बहुत साहित्य ऐसे उपलब्ध हैं। और 90 का वो दौर था जो हमने देखा है, जातीय नरसंहार का विषय, लक्ष्मणपुर बाथे हो, बथानी टोला हो, एक अलग दौर था। और गांव के गांव, बथानी टोला में तो बताया गया कि वह दलित परिवार के इतने सारे लोग, और जो एक विशेष 15 वर्षों का एक कालांश रहा, उसमें 59 से अधिक नरसंहार, 600 से अधिक हत्याएं। ये सुन के भी रूह कांपता है सर। मतलब दिस शेक्स आवर कॉन्शियंस टू द वेरी कोर। ये जीना कैसे था उस समय, और एज अ पुलिस प्रशासन टू मैनेज ऑल दिस, टू हैव अ लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल इट, हाउ वाज इट सर? आपने जो कहा, ये एक करीब 15 वर्षों का दौरान था। करेक्ट। और उस समय मैंने पुलिसिंग शुरू की थी एज एसपी। जी। जो बात मुझे समझ में आती है, वो ऐसा लगा कि मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था एज ए यंग एसपी एंड अ पुलिसमैन, कि हम क्या कर रहे हैं। औरंगाबाद में जैसे मैं एसपी था जी, दिन भर रात भर दौड़ता रहता था। नक्सल है, नरसंहार हो गया, रात में आप सोए और सुबह उठे तो पहली सूचना मिल रही फलाने गांव में 25 लोग मारे गए। तो समझ में नहीं आता था कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ।
और ये मारे गए तो क्यों मारे गए, ऐसी कौन सी विसंगति हो गई पुलिसिंग में। एंड व्हेन आई एनालाइज दिस आई फाउंड कि ये जो, जैसे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, नरसंहार हुआ, लोगों का नाम आ गया, वो लोग दोनों पक्ष के हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं और बहुत अमीर भी हो सकते हैं। अमीर मतलब वहाँ खेती बाड़ी जिनके पास है वही, तो गरीब लोग हैं। अब मैं एज एसपी पूछता था अपने आप से कि इनका आप क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे, जब्ती कुर्की करेंगे, तो किस चीज़ की जब्ती कुर्की करेंगे, प्रॉपर्टी है ही नहीं है उसके पास। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है सर, और इसी पे एक फॉलोअप मैं पूछना चाहता हूँ। आपने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि आपने बहुत सारे प्रेशर को विथस्टैंड किया, कोई बताने वाला नहीं था, तो क्या कह सकते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड या सत्ता या राजनीति द्वारा संरक्षित अपराध का एक माहौल ऐसा रहा उस दौर में? स्पॉन्सर्ड वर्ड है या नहीं है उसको बोलना मेरे लिए बहुत उचित नहीं होगा। जी जी। लेकिन स्टेट इंडिफरेंस जरूर था। ये अच्छा शब्द है जी। ये बेटर वर्ड है कि स्टेट को कोई मतलब ही ऐसा सच नहीं था, हो गया तो हो रहा है तो हम क्या करेंगे। लेकिन मी एज एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, आई कुडंट टेक दिस स्टैंड, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने जो शपथ ली है उसमें इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी तो हमको जवाबदेही लेनी पड़ेगी। आप जवाबदेही को कैसे डिस्चार्ज करेंगे ये आपकी जवाबदेही है। स्टेट उसमें कहीं नहीं आता था, इंडिफरेंस था। स्पॉन्सर्ड है या नहीं है ये तो कोई कमीशन अगर अपॉइंट होता तो शायद निकाल ले सकता था, बट मेरे लिए एज ए पुलिस एसपी बता देना कि स्पॉन्सर्ड है, हालांकि कई लोग बोलते थे कि स्पॉन्सर्ड है टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म, बट इंडिफरेंस तो डेफिनेटली था। स्टेट इंडिफरेंस, दर्शकों को बताते चले कि स्टेट इंडिफरेंस मतलब अगर उसको सरल शब्दों में परिभाषित करना तो स्टेट को कोई प्रत्यक्ष रूप से मतलब नहीं। हिंसा हो रही है, नरसंहार हो रहा है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं और स्टेट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई मतलब सच नहीं है, तो स्टेट इंडिफरेंस का एक दौर तो रहा, ये कहना उचित होगा। सर, दूसरा हम देखते हैं कि ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो गई और आपने बहुत अच्छा नक्सलवाद का भी एक उदाहरण हमारे सामने दिया। 2008 का मुझे एक तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का भाषण स्मरण आ रहा है। उनके शब्द थे, उन्होंने कहा था दैट द बिगेस्ट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस। रेड कॉरिडोर, 240 से अधिक जिलों में उसका दुष्प्रभाव। 2010 में दुखद घटना दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के हमारे 76 जवानों की शहादत। उसके बाद कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वर्चुअली पूरी की पूरी, इंक्लूडिंग विद्याचरण शुक्ल और तमाम कांग्रेस के नेतृत्व का एक कहें तो वो भी एक नक्सल वायलेंस के वो लोग शिकार बने। और आज का दौर है जहां हम देख रहे हैं कि अगर स्टेट का इंडिफरेंस नहीं, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो तो वही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो कि 240 जिलों में फैला था, जो रेड कॉरिडोर कहलाता था, आज मात्र 1-2 जिले में सिमट करके रह गया है। तो स्टेट का पॉलिटिकल विल, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की एफिशिएंसी, यदि इसका संगम होता है तो ऐसे बड़े बड़े समस्याओं का भी समाधान संभव है। ये और उस दौर में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर के कोई प्रायोरिटी ही नहीं थी। यहाँ पे उसको एक कास्ट स्टोन भी देने का प्रयास किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। आपके विचार इस पे? कास्ट पर तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि वो फिर डिस्कशन पॉलिटिक्स की ओर चला जाएगा, जिसमें मेरी कोई सलाहियत नहीं है। बट आई विल टेल यू एग्जैक्टली एज अ सीनियर एडीजी हेडक्वार्टर, राइट सर, एंड एज डीजीपी इसको मैंने कैसे देखा। जी जी। और हमने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, कुछ रिजल्ट्स मिले। मैंने जो देखा था इसको वो ऐसे था कि एक भूभाग है देश का
मेरे लिए बिहार का, जी, जैसे मगध है मगध, या जहानाबाद, जमुई जी, है, फॉर दैट मैटर मुंगेर है, जी, तो ये भूभाग ऐसा लगा जैसे ये लिबरेटेड हो गया है। अरे बाप रे। वो लोग डिस्कशन में वर्ड यूज करते थे लिबरेटेड। ये मैंने पाया कि इन एरिया से स्टेट विड्रॉ कर चुका है, स्टेट बाहर आ गया है, और उसके बदले में वहाँ पर नक्सल राज चल रहा है। एक राज्य को चलने की जो बात होती है वो होती है कि रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता है। करेक्ट, जी, राजा वही है जो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। जी, तो स्टेट ने छोड़ दिया था रेवेन्यू कलेक्ट करना, बाप रे। और ये फैक्ट है। ईंटा बनेगा तो माइंस का जो रेवेन्यू आता है वो स्टेट नहीं ले पा रहा है, तो नक्सली लोग ले रहे हैं। बीड़ी बन रहा है तो बीड़ी का भी रेवेन्यू जो आता है वो बीड़ी का रेवेन्यू स्टेट नहीं ले पा रहा है, नक्सली लोग ले रहे हैं। देन इट स्ट्रक मी कि नहीं, अगर पहला चीज़ करना है तो रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए। करेक्ट, तो आपका प्रेजेंस होना चाहिए वहाँ। आप ऐसा नहीं हो सकता कि रेड करने के लिए गए और भाग के चले आए। तो मैंने डिसाइड किया कि हम वहाँ जाएंगे और रहेंगे, और ऐसी ऐसी जगहों पर रहेंगे जहाँ डर से परेशानी होती थी। जब हमने ये डिसाइड किया तो मेरे पुलिस बल में लगा कि रिएक्शन हो गया, भाग जाएंगे। बट आई टोल्ड देम कि हम व्यवस्था करेंगे, चलो हम साथ में रहेंगे। वी विल सेट अप कैंप्स एंड वी विल स्टे देयर वेयर दे आर रूलिंग द रूस्ट। करेक्ट, वी विल नॉट गो टू कम बैक, वी विल गो टू स्टे देयर, रीच एंड स्टे देयर। ये जब मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, मैंने पाया कि इट हैड ए वेरी गुड इम्पैक्ट। रेवेन्यू आने लगा, एक्टिविटीज़ होने लगी। सरकार की एक्टिविटी बहुत तरह की होती जी, है, जी, 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 शिक्षा की होती है, खेती की होती है। तो ये जब मैंने शुरू किया तो आई फाउंड कि लोग एरिया वकेट करने लगे। ओह, जैसे स्टेट वकेट करके बाहर चली जाती थी, वैसे ही नक्सली लोग वकेट करके और दूर चले जा रहे। तो वो श्रिंक करने लगे एंड द एरिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट को जब हमने डेवलप किया, 2-3 साल इसको ऑपरेट किया, तो बिहार में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। एंड देन आई सॉ कि झारखंड ने भी इसको ट्राई किया। उसके बाद तो मैं रिटायर कर गया, तो बहुत ज़्यादा इसके पीछे लगा नहीं, लेकिन दिस गिव मी वेरी गुड रिजल्ट्स। दर्शकों को बताते चले कि सर की खासियत है कि सर अपने मॉडल्स बनाते हैं। सर के मॉडल थे चुनाव सुधार के। सर का ये मॉडल था नक्सलवाद से निपटने का, जहां खुद जाकर के रहना, और जैसा आप कह रहे हैं कि भाई स्टेट विड्रॉ कर लेता था। ये सुनने में ही इतना विचित्र लग रहा है कि इस दौर में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, प्राइमरी स्कूल हो, सभी की व्यवस्थाएं बंद हो गई एक प्रकार से, और लाइक यू सेड रूलिंग द रूस्ट, तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं नक्सलियों के द्वारा। तो ये वहां जाकर के रहना और वहां में बुनियादी परिवर्तन लाना, ये अद्भुत है। सर, जैसा आपके पुस्तक में भी हमने देखा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के आपके अलग अलग अनुभव रहे हैं, और अभी विषय चर्चा में भी है। और बिहार के इलेक्टोरल हिस्ट्री का लंबा समय पोल वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग के साथ जुड़ा रहा। आपका चुनाव सुधार के दृष्टिकोण में आपकी भूमिका और आपकी राय क्या है सर? ऐसे तो चुनाव पहला जो मैंने इंडिपेंडेंटली कराया था जी, वो एक बाई इलेक्शन था, सिंहेश्वर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी, मधेपुरा जिला का। मधेपुरा जिला में। और उसमें जब पहली बार ये एज डिस्ट्रिक्ट एसपी मैंने कराया, तो मैंने पाया कि डेटा एनालिसिस करने पर हर बूथ पर मैंने, उस ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं था जी, तो कैलकुलेटर से मैंने परसेंटेजेस निकाला और सबको प्लॉट किया नक्शे पर, जी, कॉन्स्टिट्यूएंसी के नक्शे पर। एंड आई फाउंड क्लस्टर्स, राइट, जैसे बूथ कब्जा हो गया है बाय ए पर्टिकुलर पार्टी, तो उसको मैंने रेड कलर कर दिया, बाय अनदर पार्टी उसको ग्रीन कलर कर दिया।
तो आई कुड सी कि ये क्लस्टर्स फॉर्म कर रहा है ऑफ रेड डॉट्स एंड ब्लू डॉट्स, तो पैटर्न बहुत साफ दिखता था जी। और हर क्लस्टर पे हमने रीजंस ढूंढना शुरू किया। आई वेंट टू द लेवल ऑफ टॉकिंग टू चौकीदार्स वाह। कि ये बताओ यार कि यहाँ पर ही हुआ क्यों, हाँ। यहाँ रेड पार्टी का कब्जा हो गया, यहाँ ग्रीन पार्टी का कब्जा हो, और उन लोगों ने फ्रैंकली हमको बताया। ऑल आई हैड टू डू वाज टू एलिमिनेट द कॉज, और फेयर इलेक्शन होना शुरू हो गया। कोई ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनफैक्ट फोर्स उस समय मिलता भी नहीं था। चौकीदार, दफादार और होमगार्ड, डीएपी बहुत कम था, तो रिजल्ट मिला जी। फेयर इलेक्शन हुआ जी। लोगों ने आके कहा हमको, आज भी आप जा कर के अगर पूछें सिंहेश्वर में जी। तो लोग कहेंगे पहली बार जिंदगी में वोट दिए थे। बाप रे बाप। ये 1981 है। 1981। बाप रे। तो जिस समय मैं आपको बताऊं कि लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नाम ही नहीं सुने थे। जी 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 जी। नाम सुने थे कि वहाँ का डीएम कौन है, वहाँ का एसपी कौन। जी जी जी। और रिजल्ट निकला, और रिजल्ट ऐसे भी फेयर लगा कि जो पार्टी कभी नहीं जीतती थी वो जीत गई, और जो पार्टी हमेशा जीतती थी वो हार गई। और एक शब्द नहीं कोई बोल सका कि अनफेयर इलेक्शन हुआ है। कोई नेताजी नहीं बोल सके कि अनफेयर हुआ है, इनको हटाओ, इसको फंसाओ, ये कुछ नहीं। वाह। इनफैक्ट आपको एक कॉन्वर्सेशन सुनाते हैं। जी जी प्लीज। मेरे खिलाफ पिटिशंस पढ़ने लगे थे, क्योंकि प्री इलेक्शन मैंने जो अरेंजमेंट्स किया था जी, वो फेयर इलेक्शन के लिए था। चीफ मिनिस्टर विथ हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स हैड कम टू मधेपुरा जी, और मेरी बुलाहट हुई, डीएम की भी बुलाहट हुई। डीएम और हम लोग एक ही पेज पर थे। जी जी। तो जब बुलाया उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने, तो उन्होंने शुरू किया मेरे अगेंस्ट में शिकायत जो थी वो बोलना। मैं क्वाइटली सुनते रहा, और हमने कहा कि सर, आई एम हियर टू इंश्योर अ फेयर एन इलेक्शन। फेयर इलेक्शन होगा, ये कोई वोटर नहीं कह सकेगा कि मैं जाना चाहता था बूथ पर, नहीं जा सका। लेकिन वो जाएगा कि नहीं जाएगा और जाके वोट किसको देगा, ये मेरी जवाबदेही नहीं। ब्लंट ऑन द फेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द एंटायर कैबिनेट, जो लोग बैठे हुए थे जी वहाँ, जी 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 जी, सब की बोलती बंद। जी। इलेक्शन 3-4 दिन के बाद होने वाला था, हुआ इलेक्शन, और जिनकी जो चीफ मिनिस्टर की पार्टी थी जी, जो कभी नहीं जीतती थी वहाँ से जी, वो जीत गई, क्योंकि लोगों ने वोट दिया ही नहीं था कभी। करेक्ट। इसके पहले तो एसपी और डीएम अगर तय कर लेगा कि हमको फेयर इलेक्शन कराना है, कोई कमीशन की जरूरत नहीं होती। नहीं नहीं, निश्चित रूप से सर। तो एक तो 1981, दूसरा 2005 में जो दो चुनाव होते हैं, वो जो दूसरा चुनाव जो कि निर्णायक एक सरकार आती है और नीतीश कुमार जी जो वर्तमान में भी हमारे मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, उन चुनावों में भी आप एक प्रमुख भूमिका, आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। और उन चुनावों के बाद एक ऐसी सरकार बनती है, और ये तो हम लोगों ने महसूस भी किया सर, और अक्सर नीतीश जी इस बात की चर्चा भी करते हैं कि 6 बजे से पहले 6 बजे के बाद निकलना, ये सर मेरे ही संस्मरण में है। हम लोग पटना में रहते थे, हमारे घर परिवार में ही कोई दीदी हैं, कोई बुआ हैं, उनको 100 मीटर 200 मीटर दूर भी मोहल्ले में जाना है तो ये कहा जाता था कि आप अपने साथ किसी पुरुष को लेकर के जाइए। वातावरण में एक ऐसा भय था, लेकिन 5 के बाद 6, 7, 8 में देखा कि वो स्लाइटली वो भय का माहौल कमता गया। तो ये भी एक बुनियादी चुनाव था 2005 का, जिसने एक फंडामेंटल शिफ्ट कहें बिहार की सोसाइटी और बिहार के पॉलिटिक्स में वो लेकर के आया।
उस चुनाव के संदर्भ में कुछ आपकी विशेष मेमोरी है जो एक स्टेबिलिटी लेकर के आई बिहार में? आपने स्टार्ट होने के पहले जो बात की थी हमसे, जी, उसमें आपको स्मरण हुआ कि रैंडमाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट हमने Correct, इलेक्शन correct. में लगाया 2005 के। 2005 में, जी 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 वो पहली बार नहीं था, मैंने अपने लाइफ टाइम में जी इसको 1988-89 में, जब मैं नालंदा का एसपी था और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी वहाँ से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे। जी 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 कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम उस समय बाढ़ था जी, परिसीमन से पहले। परिसीमन के पहले। जी 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 सर। तो और उस समय उनके अगेंस्ट में एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, बहुत दबंग कैबिनेट मिनिस्टर थे जी, वो लड़ रहे थे। उन्होंने भी, मैंने अपनी किताब में उसका जिक्र किया है, उन्होंने एक हमसे रिक्वेस्ट किया एज एसपी कि ये लिस्ट है ऑफ सब इंस्पेक्टर्स, इसको मेरे एरिया में यहाँ पोस्ट कर दीजिए। जी मैंने कहा कि अब तो एसपी कर ही नहीं सकता है इसको। भाई ऐसा कैसे? जी 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 मैंने कहा कि अब रैंडमाइजेशन हो रहा है। तो पहली बार रैंडमाइजेशन हुआ और उनके समझ में नहीं आया कि रैंडमाइजेशन क्या होता है, क्योंकि एसपी का काम होता है डिप्यूटेशन कर देना। करेक्ट। और जब मैंने उनको बताया तो वो खासे गुस्से में उठ के चले गए वहाँ से। रैंडमाइजेशन हम लोगों ने तय कर लिया था, हम और डीएम ने मिल करके, और हुआ वो, और हार गए वो इलेक्शन। जी जी नीतीश बाबू उस समय ऑपोजिशन कैंडिडेट थे वहाँ के, जी वो जीते और उसके बाद जी उनका जो राजनीतिक पथ है वो आगे बढ़ा। बट देन वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस जमाने में भी, आई एम टॉकिंग अबाउट 88-89, जी, उस जमाने में भी मैंने इन थीम्स को यूज़ किया जो 2005 में फिर हमने यूज़ किया करेक्ट पूरे स्टेट भर में। जी, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे उन्होंने हमको बुला के, अब वो सुने थे मेरे बारे में या पता नहीं कहाँ से जानकारी मिली, बुला के कहा कि ये सब प्रोसेसेस को हम लोग लगाएंगे, और यूज़ किया गया। उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। 2005 का जो असेंबली इलेक्शन था वो पता चला, उसमें रिजल्ट्स जो आए बहुत रिजाउंडिंग रिजल्ट्स थे। इट्स ऑल अबाउट टॉप लेवल आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स कैसे अपना दिमाग लगाते हैं जिससे कि इलेक्शन बढ़िया कंडक्ट हो सके। फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, ये सिर्फ मात्र बोलने की चीज़ें नहीं, व्यवहार की चीज़ें, व्यवहार की चीज़ें हैं, और ये किया जा सकता है, और हमने ये करके दिखाया कि ये हो सकता है। जी जी, और उसका उदाहरण है जी, निश्चित रूप से। सर, थोड़ा आपने एक शुरुआत में मानवीय संवेदना की बात कही थी, मैं थोड़ा आपको वहाँ वापस लेकर के जाना चाहता हूँ। और आज कांस्टेबलरी से लेकर के लीडरशिप पोजीशन पे भी बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं की संख्या, ये एक संवेदना का उत्कृष्ट उदाहरण हमें दिखता है। क्योंकि सर, हम लोग जब बड़े हो रहे थे, हमें याद है कि कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे केसेस हम अखबार में पढ़ते थे, जैसे चंपा बिस्वास का केस हो, शिल्पी जैन का केस हो। बड़े परिवार, रसूखदार परिवार भी एक प्रकार से कहिए कि एक डर का, भय का माहौल था, और एक्सेस टू जस्टिस एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके तार कहाँ से जुड़े थे, ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन आज जब हर जिले में महिला थाना है सर, महिला थाना होने के कारण महिलाओं की संवेदनशीलता, महिलाओं की एक्सेसिबिलिटी में एक सुधार हुआ है। तो क्या आप कह सकते हैं कि बिहार एक मॉडल, आप फिजिक्स के व्यक्ति हैं, मॉडल्स की बात करते हैं, तो महिला संवेदना और अपराध दर में महिलाओं के खिलाफ जो कम हुई है, आंकड़े कम हुए हैं, उसमें बिहार एक मॉडल बन के उभरा है देश भर के सामने? डेटा पर तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि डेटा जो हमारी महिलाओं का अपॉइंटमेंट हुआ है जी, जिसमें मैं डीजी था, तो मैंने ही प्रस्ताव दिया था। ऑफ कोर्स सरकार उससे एग्री की थी और जी, रिजल्ट्स आए उसके, लेकिन ये प्रिलिमिनरी स्टेप्स हैं। जी, अगर और आगे बढ़ना है
तो बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करना होगा, जी, और बढ़िया इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल बढ़िया कराना होगा, करेक्ट करेक्ट, फिर अपील्स में परसू करना होगा। फॉर एग्जांपल, एक लेट्स से रेप हुआ, जी, तो रेप के बाद ज़्यादातर लोग दबाव देते हैं, गवाही उलटवा देंगे, ट्रायल में छुट्टी हो जाती है, जी, मतलब करेक्ट, ट्रायल में बरी हो जाते हैं। जी, उसका आंसर है फॉरेंसिक, फॉरेंसिक, जी, कि नहीं भी गवाही मिलेगी तभी फॉरेंसिकली अगर आप प्रूव कर दीजिएगा जी, तो सज़ा होगी। उस दिशा में मैंने काफ़ी कदम उठाए थे। अभी क्या हो रहा है मैं नहीं जानता हूँ, बट ये सब लगातार एफर्ट करते रहना होगा। फॉरेंसिकली प्रूव करना होगा, ट्रायल बढ़िया कराना होगा, अपील में ले जाना होगा। तो स्टेट विल हैव टू परसू केसेस टिल द लॉजिकल एंड। एक नाम ऐसा जो हमारे जहन में आज भी ताज़ा है, और एक ऐसा अपहरण कांड जिसमें स्वयं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बोलना पड़ा था, किसले अपहरण कांड। वो राष्ट्रीय सुर्खियों का हिस्सा था, और अपहरण, फिरौती, एक्सटॉर्शन, इसको एक पॉलिटिकल पेट्रनेज, एक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहा लंबे समय तक। आप पुलिस मशीनरी के प्रमुख अंग थे। वो दौर और आज का दौर, जहाँ पे स्टेटिस्टिकली और डेटा के टर्म्स में हम कह सकते हैं कि लगभग ऐसी चीज़ें ना के बराबर हो गई हैं। तो अगर स्टेट की क्षमता और इच्छा शक्ति हो सर, तो हम समाज को भयमुक्त कर सकते हैं। आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और ये करके दिखाया गया है। जी, मेरा अपना मानना है कि पुलिस, राज्य पुलिस केवल कानून का रास्ता अख्तियार करते रहे, और कानून में जो भी प्रोविजंस हैं उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए ये जानकारी रहे, सीनियर ऑफिसर्स उसको गाइड करते रहें। जो प्रॉपर्टी बना लिया है क्रिमिनल्स ने, उससे उनको महरूम किया जाए। तो कोई कारण नहीं है कि अपराध नहीं कमेगा, शून्य तो नहीं होगा, लेकिन नियंत्रित हो जा सकता है। आपने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ब्यूरोक्रेसी में कॉम्पिटेंस का स्थान कास्ट ने ले लिया था, योग्यता का स्थान जाति ने ले लिया, और आप इसके भुक्तभोगी भी रहे। कई ट्रांसफर्स आपके ऐसे हुए जो शुद्ध जातिगत आधार पे हुए। इसका नुकसान भी लंबे समय तक बिहार वासियों को उठाना पड़ा। क्या ऐसी चीज़ें थी सर जो, और उससे हम लेसन्स क्या लें कि आगे के समय में हम पुनः वहाँ पे एनमेश्ड ना हो जाएं? औरंगाबाद में एक बड़ा नरसंहार हुआ था, उसके पहले मैं वहाँ से हट चुका था, सीबीआई में चला गया जी, उसके बाद एक नरसंहार मेरे सीबीआई में रहते हुए औरंगाबाद में हुआ जी, पता नहीं क्यों, किसके मन में आया, उन लोगों ने प्रस्ताव दिया मेरे बारे में कि उनको बुला के पूछा जाए कि आपका ट्रांसफ़र वहाँ से क्यों हुआ, और ये औपचारिक रूप से मुझसे पूछा गया। कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक कमेटी थी जिसमें चीफ मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने बुला के मुझसे पूछा, और मुझे कहना पड़ा कि मेरा ट्रांसफ़र एसपी का कैबिनेट से होता है, इसलिए आप लोग सब कैबिनेट में हैं और उस समय भी रहे होंगे जी, तो क्या डिस्कशन हुआ है तो आप ही लोग जानते होइएगा, हम तो नहीं जानते। तो निष्कर्ष ये निकला कि मेरिट के आधार पर अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो जो रिज़ल्ट आता है वो आता रहेगा। नहीं, तमाम ऐसे उदाहरण है सर। एक एसके सिन्हा जी का भी उदाहरण हमारे समक्ष आता है कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट में किसी को इन्फ्लुएंस के कारण देने से मना कर दिया, तो उनकी वेतन तक को रोक दिया गया, और बाद में भी उनको कई
समस्याओं का सामना करना पड़ा। पॉलिटिकल लीडरशिप की इच्छा शक्ति जो हम लोग बात भी कर रहे थे, पोस्ट 2005 हमने देखा कि गुड गवर्नेंस बिकेम पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल डिस्कोर्स। क्राइम और करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये नीतीश जी का एक नो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस रहा है। उन्होंने कभी भी इस पे कोई नेगोशिएशंस नहीं किए। आपने 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार भी काफ़ी क्लोज क्वार्टर से देखा है। कुछ बुनियादी एक दो अंतर जो आप हमारे दर्शकों के बीच में रखना चाहते हैं, प्री एंड पोस्ट का। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन बता सकता हूँ। जी सर। जो अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री का जो ओहदा है उसको ग्रहण किया जी 2005 के नवंबर में जी। और उसके तुरंत बाद मेरी बुलाहट हुई जी। और उन्होंने पूछा कि कोई रास्ता है जंगल राज को ख़त्म करने का। जी। अभी मैंने कुछ कहा ही था कि हाँ रास्ता तो है ही है। जी। तो उनका एक वाक्य था कि पुलिस को मैं पूरी शक्ति दे सकता हूँ, अर्थ दे सकता हूँ, कानून दे सकता हूँ, लेकिन करना तो पुलिस ही को होगा, विच वॉज वेरी फेयर। करेक्ट। पॉलिटिशियन कोई डायरेक्टली तो करता नहीं है। तो हमने कहा कि सर आप से हमने ये नहीं कहा कि आप हमको अर्थ दीजिए, हमने ये भी नहीं कहा कि आप हमको कानून बना के दीजिए, ये बहुत है और अर्थ की हमको ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमको नल नाली पुल पुलिया नहीं बनाना है। जी 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 जी। जिसमें टेका देना होता है। मुझे कानून भी नहीं बनाना है, इसलिए कि कानून पार्लियामेंट और असेंबली में एकदम किताब की किताब लिखी हुई मिलती है। जब लॉ बना हुआ है तो फिर लॉ को हमको इम्प्लीमेंट करना, वहाँ मेरी बुद्धि की ज़रूरत होती है। एंड एज ए ADG एंड एज ए DG मेरा काम है लॉ को बुद्धि लगा के चला देना, और वो मैं करके आपको दिखा दूंगा, उसमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती। तो समहाउ पॉलिटिशियंस को ये क्लियर नहीं होता है कि कैसे चलेगा। करेक्ट। इनफैक्ट अगले दिन जो एडवोकेट जनरल थे, नए बने थे, उन्होंने हमको पूछा कि आपकी बात हुई है क्या मुख्यमंत्री जी से। यहाँ बुलाए थे तो हम गए थे, वहाँ बात हुई थी। तो कह रहे थे कि कुछ मांगते नहीं हैं, न पैसा मांगते हैं, न कानून मांगते हैं, और कहते हैं कि हो जाएगा। तो हमने कहा कि आप उनको क्या बोल दिए। उन्होंने कहा कि जो हमने मतलब एडवोकेट जनरल ने उनको बताया कि जब वो आपसे कुछ मांगते ही नहीं है, तो जो बिहारी भाषा में कहते हैं हींग हल्दी आपका लग ही नहीं रहा है, तो फिर आप परेशान क्या हैं, छोड़ दीजिए, करने दीजिए। अगर हो गया 2-3 महीने में तो वाह वाह, नहीं हुआ तो रास्ता ढूंढेंगे। और 3 महीने के अंदर में जब बंदूकें अंदर चली गईं, अपने से कहा उन्होंने इस बात को 2-3 महीने के बाद, जब स्पीडी ट्रायल कराया हमने और स्पीडी ट्रायल में कन्विक्शंस होने लगे, तो उन्होंने कहा कि आजकल बंदूकों गाड़ी के बाहर नाल सब दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो भय हुआ, कहाँ किसको लपड़ मारा गया, थप्पड़ मारा गया, एनकाउंटर किया गया, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। और तब भी रिजल्ट दिख रहा था। भय हमको अपने से बोले थे, उनका शब्द था कि नाल सब जो बाहर निकला है खिड़की से, वो सब अंदर चलाया गया। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ वांटेड, हो गया। ये बहुत आपने एक उस दौर का ऑप्टिक्स ऐसा था कि बड़ी गाड़ियां हैं, गाड़ियों की कांच पूरी बंद नहीं है, थोड़ा खुला हुआ है और बंदूक की नली बाहर निकली हुई है। तो एक वो दौर था कि बिहार को परिभाषित करने के लिए वैसे भी इमेजेस मन में आज भी ताज़ा हो जाते हैं। और वो नाल भी गायब हो गई, वो गाड़ियां भी गायब हो गई, और किसी को थप्पड़ भी नहीं लगा। और किसी को थप्पड़ भी नहीं पड़ा।
तो पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के हाथ में बहुत कुछ होता है। सर, एक आखिरी वाकया है जो बिल्कुल मुझे लगता है कि अपने दर्शकों को बताना चाहिए। खौफ का दूसरा नाम सिवान के क्षेत्र में अब तो रहे नहीं, शहाबुद्दीन। बच्चू सिंह मीणा एसपी थे उस दौर में। मार्च 2001 में प्रतापपुर स्थित उनके घर पे गिरफ्तार करने पहुंचे। कई घंटों तक गोलीबारी हुई, ये कल्पना के परे है। और इस पे तो बहुत सारे पिक्चर, मूवीज, पुस्तक और लेख भी लिखे गए हैं। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट यह है कि उस छापे के एक दिन बाद ही राबड़ी देवी सरकार ने मीणा समेत जिले के सारे सीनियर अफसरों का तबादला कर दिया गया था। ठीक उसके एक दिन बाद एक स्थापित घोषित कानून की दृष्टि में अपराधी पुलिस अपनी कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकार का ऐसा रवैया, ये क्या दिखाता है सर? ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर एसपी का ट्रांसफ़र हो गया तो एक्शन बंद हो जाना चाहिए। करेक्ट। जो दूसरा एसपी, अगर स्टेट का डायरेक्शन क्लियर हो, और डायरेक्शन जब ये क्लियर हुआ था तो उस समय हम लोग थे वहाँ एट द हेड ऑफ हेल्म ऑफ अफेयर्स। तो जो नीति तय हुई थी वो थी कि कानून अपने रास्ते से चलेगा जी। और उसको कोई रोक नहीं सकता है। XYZ कोई भी रहे, रोक नहीं सकते हैं, चलेगा। और वो चला, तो जो रिजल्ट आया वो दिख रहा है। कोई एक इंडिविजुअल एक्स उसके लिए कि अगर यही रहेगा तो चलेगा और नहीं तो नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। नीति व्यवस्था जो है वो नीति निर्धारित कर देगी और उसके बाद होगा। निश्चित रूप से व्यक्ति जो है वो व्यवस्था से बड़ा नहीं हो सकता है, और व्यवस्था में वो ताकत, शक्ति होनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं सर। सर, आपके साथ भी बहुत सारे अधिकारी रहे और जिनका नाम अभी हमने डिस्कस भी किया था, विश्वास जी का। रसूखदार परिवारों में भी वो ताकत की कमी, वो अब उसको शिल्पी जैन का मामला पूरे देश में आया था। पटना वुमेन्स कॉलेज की वो छात्रा थी, मिस पटना भी रही थी, और उसके तार बिल्कुल हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन से भी जुड़े थे, जिस पे कोई स्पष्टता आज तक नहीं हुई। लेकिन हम खुश नसीब हैं कि आज के बिहार में ऐसी घटनाएं, ऐसे दुर्दांत अपराध का एक पतन हम लोगों ने थैंकफुली, फॉर्चुनेटली विटनेस किया है। लेकिन उस दौर से हमें क्या प्रेरणा लेने की ज़रूरत है? हम उस दौर में वापस ना लौटें, इसके लिए एक समाज के रूप में सामूहिक तरीके से हमें क्या करना चाहिए? आप अगर हमसे पूछ रहे हैं प्रश्न, तो एज ए पुलिसमैन और एज ए मेंबर ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा। जी जी। कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो सकती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जी, जो डेड एंड पर खड़ा कर दे। जी। मैं क्लियरली आपको कह रहा हूँ, एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर आप उसमें एविडेंस पा रहे हैं और अच्छे लेवल पर एविडेंस आ रहा है, तो अक्यूज ऐसा कोई भी स्थिति नहीं पैदा कर सकता है जो इन्वेस्टिगेशन को वहाँ ला कर के रोक दे। लॉ में इतने सारे प्रोविजंस हैं, दिक्कत ये हो रही है कि हमारे इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं, विच इंक्लूड्स एवरीवन, जी, राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो लॉ को एजिटेट नहीं कर पाते हैं एट ए हाई लेवल, सीधा सिंपल लॉ को यूज़ करके, और अगर रुक गए तो रुक गए। लॉ में हर तरह का ऑप्शंस निकलता है। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट में जो वकील लोग आर्ग्यू करते हैं वो डिफेंस में कहाँ से निकालते हैं? अच्छे डिफेंस लॉयर्स हैं जो बीट कर देते हैं। तो आप आईपीएस क्यों बने थे? आईपीएस बन के जब आप टॉप लेवल पर आते हैं, देन यू हैव टू डू इट। आपको
रास्ता निकालना होगा और रास्ता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि रास्ता है। नहीं, निश्चित रूप से सर रास्ता है, और चूंकि उस केस में मैं फर्दर जाना नहीं चाहता हूँ, डीएनए सैंपल तक देने से अस्वीकार कर दिया गया था। अगर हम पर्टिकुलरली शिल्पी जैन केस की बात करें तो उसमें निश्चित रूप से इच्छा शक्ति, सरकार का संरक्षण, हाई प्रोफाइल परिवार, ये सब मामले थे। ये बातें तो खैर है, लेकिन सर एक अपने चर्चा के अंतिम चरण में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं और आज बिहार में नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो, दो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, गया में, मोतिहारी में, एक अभी विक्रमशिला भी आ रहा है। महिलाओं के अपराध की कमी के कारण ग्रॉस एनरोलमेंट रेट में वृद्धि हुई है। साइकिल योजना के कारण एक जीआर में भी वृद्धि हुई है। आपका संदेश, आपका एक मैसेज, क्योंकि आप युवाओं से लगातार संवाद भी करते रहते हैं और उनके अंदर वो महत्वाकांक्षा की जोत जलाते हैं कि सब कुछ संभव है अगर हम एस्पिरेशनल हैं तो कुछ मैसेज, कुछ संदेश आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार और देश भर के युवाओं को देना चाहेंगे? मैंने इस पर बहुत चिंतन किया है जी, और जो निष्कर्ष अभी निकला है मेरे मन में वो है कि जब तक हम सरकार पर आश्रित रहेंगे शिक्षा के ज्योत को आगे बढ़ाने के लिए, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। समाज पर आश्रित हो जाएंगे तो रास्ता निकल जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सर एक जीवित धरोहर है। बहुत सारे विषय ऐसे थे सर के जीवन के जो हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज पूरे विश्व भर में प्रचलित हैं, लेकिन एक विरासत, धरोहर के रूप में सर आज हम लोग के बीच में उपस्थित हैं और अपने अनुभव और संस्मरणों में से समय निकाला सर ने और एक बेबाक, बगैर किसी संदेह, शंका और संकोच के उन्होंने बात रखी। सर आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद।